कैसे बोल रहा है पोलर बेयर? हाँ, ऐसे कर रहा है। वाह। एलिफेंट करो। Elephant. हाँ। ये जो किया ना इसने हाथ अंकल, ये सूंड दिखाता है। ओ ऐसे सूंड उठाता है ये। ऐसे एलिफेंट करता हाँ है। कैसे करता है नहीं वो एलिफेंट? सूंड उठा करके करता है। Hippo. हिप्पो। अंगद अगर घर पे है ना तो बस ऑफिस रूम में नींव चला जाएगा, उसके बाद में एल्बम दिखाओ, ये वाला बुक पढ़ाओ, इसलिए हम लोग ना मोस्टली दरवाजा बंद रखते हैं। पर अगर खुला है तो आप रोक नहीं सकते। और अंगद को भी मजा आता है, अगर फ्री है तो खेलने लग जाता है, तो क्या ही करे। एनीवे सुबह सुबह मैं रेडी हुई हूँ, अच्छे वाले मतलब कपड़े पहने, कहीं गई नहीं थी। एक्चुअली मुझे एक छोटा सा वीडियो शूट करना था, रिव्यू वीडियो। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका एक बिजनेस है, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे और कहा था कि आप बस क्या करना ना, आप यूज करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो जो भी आपके फीडबैक होंगे ना वीडियो में बना करके आप मुझे भेजना, तो मैं अपने पेज पे या वेबसाइट पे डालूंगी। अभी बहुत टाइम से टाल रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रह रहा था। सोचा था कि कल कर लूंगी, तो कल इतनी सर्दी हो गई है, मुझे अंगद दोनों को नींद से ट्रांसफर हो गया है, तो कल तो मतलब गले का बैंड बजा हुआ था, आवाज निकल नहीं रही थी, इतना पेन था। आज भी आवाज भारी है पर थोड़ा बेटर हो गया, लगेगा 3-4 दिन तो लगना ही लगना है। ये 5 कुशन कवर का सेट मंगवाया था, 1 हफ्ते से वेट करी थी, आएगा आएगा कब आएगा। मेरे सोफा पे ना एक्चुअली दोनों कलर अच्छा लगेगा, ये लाइट ग्रे भी अच्छा लगेगा और साथ में येलो तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। दिक्कत क्या हुई है ना, एक तो इसका क्वालिटी मुझे नहीं जमा, मतलब जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है, हल्का पतला पतला सा अलग टाइप का लग रहा है। दूसरी बात क्या है, क्वालिटी तो छोड़िए ठीक है, रख भी लेती, पर यहाँ पे देखो ना पूरा ये सिलाई यहाँ से खुली हुई आई है। चलिए तो ये करूंगी रिटर्न और कुछ और ऑर्डर करूंगी। और मेरा मन है कि होली से पहले लगा दूं कुछ, एक ब्राइट कुशन कवर अच्छा लगेगा सोफा पे, तो इसीलिए शॉप किया था। और इस बार ना होली हम लोग खेलने वाले हैं। मैं और अंगद होली बिल्कुल नहीं खेलते हैं। शादी के फर्स्ट ईयर खेला था, क्योंकि हमारे में शादी का फर्स्ट ईयर का होली का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, तो मायके गई थी, भैया भाभी थे और भी कजन्स थे, खूब खेले थे। उसके बाद कभी हम लोग होली नहीं खेलते, दोनों को ही पसंद नहीं है। पर अब नीव के साथ में वापस से ये स्टार्ट करने वाले हैं कि हर साल होली खेला जाए। तो पिछले साल तो नीव छोटा था, इस साल फर्स्ट होली होने वाली है एक्चुअली देखा जाए तो नीव की। और जिस बच्चे को नाई नाई करने का इतना शौक है, उसको सोचिए जब परमिशन मिल जाए पेरेंट्स से कि खेलो पानी उड़ाओ कोई दिक्कत नहीं, तो कितना मजा आने वाला है। और मुझे तो अभी से दिख रहा है कि खेलने के बाद होली जब उसको वापस मैं लेकर नीचे से ऊपर लाऊंगी तो वो कितना रोने वाला है। खैर वो जो होगा होगा। तो कुछ तैयारियां करी हैं होली के लिए, दिखाऊंगी भी आपको। पर एक ही प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे भी सर्दी है, नीव को भी और अंगद को भी। तो सर्दी ठीक होगा तब तो पूरा मजा ले पाएंगे, वरना तो बस थोड़ा बहुत ही करेंगे, देखते हैं। घर में छोटा बेबी होने से ना हमें अपने किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलता, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को एकदम लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रख देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने स्किन केयर के लिए ना चाहे जो भी हो जाए थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बेसिक्स को फॉलो करती हूँ और साथ ही साथ में कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि मेरी बॉडी खुद मेरी स्किन की केयर करे। तो पिछले 4 महीने से मैंने अपने डाइट में कुछ ऐसा सप्लीमेंट ऐड किया है जो मेरी बॉडी को अंदर से खुद ही हेल्प करता है स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे HK वाइटल्स का ये मराइन कोलेजन। मैंने आपसे इसके बारे में पहले भी शेयर किया है, रिपीटेडली शेयर करती हूँ, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है ना वो अमेजिंग है। जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगी, रोज पीना स्टार्ट करेंगी, फिर आपको पता चलेगा। पर एक चीज आपको फॉलो करनी है कि डेली कंज्यूम करना है। किसी भी सप्लीमेंट को अगर आप डेली कंज्यूम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकती आज पिया फिर 3 दिन के बाद पी लिया, नहीं, रोज कंज्यूम करना है। 20s के बाद से ही हमारी बॉडी नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन को कम कर देती है। ऐसे में अगर आप अपने डेली डाइट में ऐड करेंगी HK वाइटल्स का ये मेराइन कोलेजन, तो फिर से बॉडी आपकी नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन को किक स्टार्ट कर देगी। ये जो HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस कोलेजन है, इसमें है रियल प्योर मेराइन कोलेजन पेप्टाइड्स, इसमें है नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विटामिन C, विटामिन E, बायोटीन एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है। आपको 1 स्कूप 1 ग्लास पानी में मिलाकर रोज़ पीना है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर इसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। डेली 8 हफ्तों तक आपको इस सप्लीमेंट को रोज कंज्यूम करना है। फिर देखिए कैसा विजिबल डिफरेंस आपको आपके फेस पे दिखेगा। फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की अपीयरेंस जो है वो कम हो जाएगी, स्किन में जो ड्राइनेस थी वो चली जाएगी, फेस आपका ओवरऑल ग्लो करेगा। तो ट्राई करिए, लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
में आप मेरा कूपन कोड shona10 hkvitals.com पे अप्लाई करिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार जरूर लीजिए, ट्राई करिए, फिर मुझे सामने से आप थैंक यू बोलेंगे। मार्च के महीने में देखिए मेरा ज्वेलरी में प्राप्ति योग लगता है अच्छा ही था, क्योंकि वैसे भी लेने वाली हूँ कुछ ना कुछ गोल्ड डायमंड में, और साथ में उससे पहले ले लिया है ऑलरेडी चांदी। तो मुझे ना मन कर रहा था कि मैं पतला पतला डेली यूज़ का ना पायल लूँ, एंकलेट नहीं प्रॉपर पायल लूँ। तो ये देखिए पायल मंगवाया है, एकदम पतला सा है, मतलब आप रोज पहन सकते हो, वेस्टर्न वेयर पे भी उतना खराब नहीं लगेगा, शॉर्ट्स वगैरह पे भी चल जाएगा। बहुत टाइम के बाद मैंने लिया है ऐसा कुछ पायल जो मैं पैरों में डालूं। एक्चुअली पहले ना मैं एक एंकलेट जरूर पहनती थी ब्लैक कलर का, पर जब से मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हुई जो मैंने आपसे शेयर किया, उसके बाद मैंने बिछिया भी खोल दिया, वो एंकलेट भी खोल दिया कि क्या पता इरिटेशन हो स्किन को और ट्रिगर हो जाए वापस से इचिंग। अब क्योंकि मेडिकेशन वगैरह कर लिया है तो हिम्मत करके फिर से लिया है, एंड फिंगर क्रॉस कुछ भी ना हो पहन सकूं। एनिमल्स कलेक्ट कर लो पहले, नाई नाई करना है ना। अब नींबू नाई नाई करने जाएगा, मम्मा नाई नाई कर ली है, ना करवाए तो ना हो नहीं सकता नहाना। सोच रही हूँ आज भी शैम्पू ना करवाऊँ, वैसे भी 3-4 दिन से शैम्पू नहीं करवाया है, तो बस ऐसे ही नहा लेगा। रख दो इसमें सारे एनिमल्स को, डाल दो जो एनिमल्स के तुम नहलाते हो ना। वो पीछे देखो बैर है, बैर, बैर को डाल लो। हाँ वेरी गुड, उसके भी पीछे है, उसकी देखो मंकी के पास भी एक एनिमल है। सर्दी जुकाम तो चलिए दोनों को हुआ ही है नींव से। अंगद को एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है, बहुत दुखा गया। सुबह पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना साइड में, लेफ्ट साइड ना पीछे यहाँ पे उसको ना कुछ खिंच गया है, मसल्स वहाँ पे स्पैज्म हो गया है, तो इतना पेन कर रहा है। तो मैंने कहा भैया नीचे लेट जाओ स्ट्रेट, तो क्या है कि सीधा हो जाएगा। तो कह रहा है मैं लेटूंगा नहीं कि नींबू उछलना स्टार्ट करेगा। नींबू अभी एक्चुअली नहाने गया है, तो 15 मिनट की छुट्टी है, 15 मिनट सीधा हो जाओ। बहुत बढ़ गया है कि थोड़ा कम हुआ है? ठीक है, बेरेबल है। अच्छा, डिस्कम्फर्ट तो थोड़ा तबीयत नहीं अंगद का ठीक नहीं है, एक तो दांत में पेन उखड़ गया, अभी ये हो गया, जुकाम हो गया, मल्टीपल चीजें चल रही हैं। हैरी पॉटर का फ्रेंड है रॉन, एक का नाम है रॉन और एक का नाम है हरमाइनी। अंगद को उठना ही पड़ गया, जो बेचारा बोल रहा था मैं नहीं लेटूंगा, क्योंकि इतना रोने लगा, इसको और नहाना था, इसको और नहाना है, कपड़े नहीं पहनने, दीदी से नहीं संभल रहा था। फिर वही, क्यों नींबू आजकल कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहते हो? पहले तो बहुत एंजॉय करते थे कपड़ा पहनना, नींबू को इतना अच्छा लगता है अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, क्या हो गया? इतना रोया है, इतना परेशान कर रहा था दीदी को। फिर अंकल बोला रुको मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर बहुत इरिटेट होता है ना तो पापा से ही फिर ये फुसल जाता है, फिर मैं और दीदी नहीं फुसला पाएंगे भाई। नींबू को पापा चाहिए फिर, है ना नींबू? पापा बहुत प्यार करते ना, पापा को प्यारो कर दो, प्यारो कर दो पापा को। हाँ पापा भी प्यारो कर दो नींबू को। बेस्ट फ्रेंड्स, पापा और नींबू बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है ना, हाई फाइव कर दो। वेरी गुड। अंगद का जो पेन है ना वो काफी बढ़ गया है, तो अभी मैंने मूव से मालिश कर दी है और उसको वही मैट पे बोला है कि लेटो, जमीन पे लेटेगा ना सीधा तो थोड़ा सा आराम होगा। मीनवाइल नीव सो गया है। वैसे मुझे नीव का आज एक बहुत जरूरी काम करना है, जब वो सो रहा है मुझे उसके बाल कट करने हैं। यहाँ पे ना कनपट्टी के ऊपर जो बाल है ना वो थोड़े लंबे हो गए, तो उसको गुदगुदी करते हैं, तो नींद में काफी बार यहाँ पे से खुजलाता रहता है, तो वो मैं सोची हूँ मैं ही कट कर दूं। पर अंगद अभी 10 मिनट लेट लेगा ना तो सीधा हो जाएगा उसका कमर। फिर देखते हैं। अंगद का देखिए ना तबियत बैक टू बैक खराब हो गया, पहले तो सर्दी वजह तो ठीक है, मुझे भी हुआ, अंगद को भी हुआ नींव से, बट दांत में पेन हो गया। उसका अपॉइंटमेंट आज लिया हुआ था डेंटिस्ट के पास, आज सुबह जाना ही था, पर उससे पहले ये कमर में दर्द शुरू हो गया तो कैंसिल करवा दिया। तो वही मुझे अंगद बोल रहा था कि मेरे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे क्या, मुझे वो पूछता रहता है ये सब। उसको इंटरेस्ट है, समझ में उतना नहीं आता है पर वो मुझसे पूछ लेता है। इससे मुझे एस्ट्रोलॉजी से एक और बात याद आई। मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट भी आया था कि शोना 29 मार्च 2025 को कुछ तो बड़ा होने वाला है। सभी जगह पे पॉडकास्ट और यूट्यूब में यही सब आ रहा है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली जो बहुत बुरा होने वाला है। तो आपकी क्या सोच है इसके बारे में बताइए। हाँ डेफिनेटली 29 मार्च 2025 के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो चिंता करने का विषय तो है। इंडिविजुअली आपके लाइफ में भी आप को चिंता करने का विषय है, एंड अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे पूरी धरती के बारे में बात करें तो भी चिंता करने का विषय है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन प्लैनेटरी ऐसे बन रहे हैं जो डेफिनेटली ये बता रहा है कि इट्स नॉट नॉर्मल। अब मोटा मोटी क्या होने वाला है, जो मीन राशि है पाइसिस जिसको बोलते हैं, आपने फोटो देखा होगा, मैं यहाँ लगाती हूँ, 2 मछली है एक दूसरे की तरफ इस तरह से गोल बना करके रखती है, यहाँ पे फोटो देखो, ये है मीन राशि, ठीक है, इसको पाइसिस बोलते हैं। ये जुपिटर की राशि है, ठीक है। जुपिटर को 2 राशि दी गई है, एक धनु
और एक मीन दी गई है। काल पुरुष कुंडली की ये 12वीं राशि है। काल पुरुष कुंडली क्या होता है? काल पुरुष कुंडली वो कुंडली है जब ये माना गया कि जब इस धरती का निर्माण हुआ तब जो पहला कुंडली बना था वो काल पुरुष कुंडली है। उसमें मेष लग्न को नंबर 1 पे रखा जाता है। ये थोड़ा बेसिक्स है, जिनको आइडिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको पता होगा। तो मतलब एरीज को, मेष को फर्स्ट हाउस माना जाता है और वैसे ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शुरू हो जाता है काउंटिंग। तो उसमें जो 12th राशि होती है वो मीन राशि है, पाइसिस राशि है। ठीक है, अभी जो ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं, जो एक साथ बहुत सारे प्लैनेट्स आपने सुना होगा कि इकट्ठा होने वाले हैं, वो मीन राशि में होने वाले हैं। कौन कौन से प्लैनेट होंगे? सन होगा, मून होगा, मरकरी होगा, उसमें वीनस होगा, राहु होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में सैटर्न उसको ज्वाइन कर लेगा। ये सारे प्लैनेट्स अभी एक ही राशि में होंगे। जनरली क्या होता है, अलग अलग राशि में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। कई बार एक दो तीन साथ में होते हैं, पर इतने सारे जो एक साथ आने वाले हैं 12वीं राशि में काल पुरुष कुंडली की, ये एक देखने लायक समय होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। बाकी जो ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं उनको जाने देते हैं। अभी मैं यहाँ पे सबसे जो मैं मानती हूँ मेन ग्रह होंगे जिनका इम्पैक्ट इंडिविजुअली आपके लाइफ में ज्यादा पड़ेगा और लंबे समय तक पड़ेगा, वो होगा सैटर्न, यानी कि आपको पड़ेगा शनि का। तो शनि जब जाएगी पाइसिस में तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या होगा, आपके पर्सनल जीवन पे क्या होगा, इसका विश्लेषण किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर ओन लग्न कुंडली। आपको देखना क्या है, आप अपना लग्न कुंडली खोल लीजिए। लग्न कुंडली में आपको देखना है कि 12 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 करके 12 नंबर लिखा होगा। जहां पे भी आपका 12 नंबर लिखा है आप समझ लीजिए उस जगह पे सैटर्न आपके आने वाले हैं। तो मैं एक कुंडली यूं ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए किसी की लियो लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली कैसे हुई? जब फर्स्ट हाउस में, लग्न चार्ट के फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा है, क्योंकि 5 क्या है, लियो के लिए है। तो वहां पे 5 आएगा तो वो हम देखने लगते हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो 6 7 8 9 करके आने लग जाएगा। अगर आपको बेसिक्स पता है तो इजिली समझ जाओगे आप। तो हमको ये देखना है कि इस लियो लग्न की कुंडली में 12 नंबर कहाँ पे लिखा होगा, अष्टम भाव पे लिखा होगा ना। 12th राशि जो है मीन राशि है, वो कहाँ पे आके फॉल होगी, कहाँ पे होती है, अष्टम भाव पे होती है। तो अब हम ये समझ गए कि लग्न जिसका भी अभी सिंह है उसके अष्टम भाव में 29 मार्च को सारी राशियां तो रहेंगी ही, साथ में सैटर्न भी ज्वाइन होने वाला है। अब जो अष्टम भाव का कारकत्व है वो तो हमको पता है। 8th हाउस का सिग्निफिकेंस तो फिक्स्ड ही रहता है। 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, अकल्ट रिप्रेजेंट करता है, हिडन गेन्स रिप्रेजेंट करता है ना। ये स्टॉक मार्केट वगैरह रिप्रेजेंट करता है। आपको ये अकल्ट तो रिप्रेजेंट करता ही करता है। एक्सीडेंट्स, डेथ स्लैश मैं बोलूंगी, जो चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, है ना, जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अष्टम भाव वैसे भी एक थोड़ा सा नेगेटिव हाउसेस में आता है, दुष्टाना हाउस में आता है, 6 8 12। तो 8th हाउस जो है वैसे भी रहस्यमयी खाना माना गया है इसको। और जो ये पाइसिस है, जो ये साइन है, ये भी रहस्यमयी साइन है, कार्मिक साइन है। ये कार्मिक राशि मानी जाती है। गुरु की ये जो राशि है इसको कार्मिक राशि मानते हैं। आपका जो किया है हुआ है इस जन्म में, पिछले जन्म में, सबका जो लेखा जोखा है वो पाइसिस आपको देता है। जो भी आपने कर्म किए हैं इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी, सबका लेखा जोखा यहाँ पे है। तो ये राशि जो है, इसमें जो भी ग्रह होते हैं वो समझ लीजिए आपका लेखा जोखा हिसाब करते हैं आपके जीवन में। इसलिए कहते हैं कि जब मीन राशि का जो भी वहां बैठा हुआ प्लैनेट है उसकी जब महादशा आती है, मान लीजिए किसी के मीन में शनि बैठे हुए, मान लीजिए, ठीक है, कहीं भी किसी भी घर में हो पर शनि बैठे हैं मीन में और उसकी महादशा आ जाए, शनि की महादशा आ जाए, तो हम ये भी समझेंगे कि इसके जीवन में से कार्यकाल में अभी फिलहाल मीन की भी महादशा आई है। तो हम ये समझ जाते हैं कि अभी जो ये समय रहने वाला है इसके जीवन में, जो लंबा समय होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा महादशा, इसमें इसको कर्मों का फल मिलने वाला है। तो जो भी इसने कर्म किए, वैसे भी शनि जो है कर्म का फल देते हैं, मीन राशि भी कर्म का फल देता है। तो मतलब कि पूरा अभी इसके लाइफ में जितने भी इसने संचित कर्म हुए हैं उसका फल मिलेगा। अच्छे किए हैं तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा, पर मिलेगा। और यहाँ रेमेडी भी काम नहीं आती। मैं हाईली मानती हूँ इस चीज को कि मीन राशि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रहा है, या वहां बैठे हुए किसी ग्रह की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसका आप कोई भी रेमेडी नहीं कर सकते। कोई रत्न, कोई पूजा पाठ आपको नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि आपका कर्म तो आप ही को भोगना है, राइट। कर्म से आप नहीं भाग सकते। कोई रत्न पहनने से आपने बुरे कर्म किए हैं, आपको फल मिलना है। आपने किसी को परेशान किया है, मेंटल पीड़ा दी है, फाइनेंशियल लॉस किया है, किसी को तंग किया है, तो क्या कोई रत्न पहनने से आप बच जाओगे उसके कर्म से? नहीं बचोगे। तो हम ये समझ जाते हैं कि जब सैटर्न
इस बंदे के जिसका लियो लग्न है उसके अष्टम भाव में आता है, तो इस इंसान को वैसे भी कर्मदाता और फलदाता है शनि, कर्म के हिसाब से फल देते हैं, मीन राशि भी वही दर्शाती है। तो अगर ये आदमी ने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो इसको मालामाल कर सकती है, क्योंकि शनि आपको इतना देता है जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। तो अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं कि जब शनि पाइसिस में जा रही है फॉर एवरीवन, तो आपका पाइसिस कहाँ बैठा है वो देख के आप समझ जाओगे कि आपके लिए अभी ये शनि क्या करने वाला है। फटाफट में बताती हूँ सैटर्न के इस ट्रांजिट से आपके लाइफ में क्या असर होने वाला है, आप कैसे ये देख सकते हैं। तो आपके लग्न कुंडली में जहां भी पाइसिस, जैसा मैंने बताया 12 नंबर लिखा होगा, वहां पे शनि आने वाले हैं। सिर्फ उस हाउस में नहीं, सैटर्न जहां बैठते हैं वहां से 3 एस्पेक्ट्स भी उनकी होती है, 3 दृष्टि होती है। वो 3rd को भी देखते हैं, वहां से बैठ करके 7th को देखते हैं, वहां से बैठ करके 10th को देखते हैं। इन सारे एरियाज में कुछ ना कुछ इंपैक्ट आने वाला है। अब क्योंकि शनि कर्म प्रधान है तो कर्म अच्छा है, और आपकी कुंडली में अगर ये फेवरेबल पोजीशन पे है, वैसे वेल प्लेस्ड है नॉर्मल जन्म कुंडली में और D9 चार्ट में भी, नवमांश में भी, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है, और कर्म भी आपके अच्छे हैं। तो पर कोई भी प्लैनेट अब तक कारकत्व तो एट्रीब्यूट्स नहीं छोड़ता, तो शनि जो है वो थोड़ा सा चीजों को स्लो करते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है तो वो भी रहेगा, डिले तो रहता ही रहता है क्योंकि स्लो मूविंग है, थोड़ा सा कर्म प्रधान है, न्याय प्रधान है, तो जैसा आप करोगे उसी का जस्टिस आपको मिलेगा, क्षण में छनाक नहीं होगा, फटाफट राहु जैसा रिजल्ट ये नहीं देता। सॉफ्ट प्लैनेट नहीं है, थोड़ा सा मैलेफिक प्लैनेट है इन जनरल भी सबके लिए, जिनके लिए अच्छे भी वेल प्लेस्ड है कुंडली में, उनको भी थोड़ा बहुत मैलेफिक इफेक्ट देते हैं, अपना एट्रीब्यूट नहीं छोड़ते। तो इसलिए मानिए ओवरऑल तो फेवरेबल उतना बल्ले बल्ले वाला पीरियड नहीं है, पर फिर भी कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा है, तो चिंता मत करिए। तो फर्स्ट हाउस में अगर प्लेस्ड है आपके, तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी फिजिकल बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे, अपने छोटे भाई बहन के साथ में रिश्तों पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल पे भी आपका कुछ असर डालेंगे। 7th हाउस पे देखेंगे तो मैरिज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उस पर भी थोड़ा असर डालेंगे। वहां से 10th हाउस में देखेंगे तो करियर में भी असर डालेंगे, तो आपका करियर अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हिज प्लेसमेंट, बेनिफिक है कि नहीं आपके ओवरऑल कुंडली के लिए, आपका कर्म कैसा है, सब पे असर डालेंगे, पर 1st, 3rd, 7th, 10th पे असर डालेंगे। 2nd हाउस पे बैठे हुए अगर हैं तो आपके इनकम हाउस पे बैठे हैं तो इनकम पे असर डालेंगे। 2nd से बैठ करके 3rd एस्पेक्ट डालेंगे तो वहां पे भी असर डालेंगे, जहां पे डालेंगे 7th वहां का भी होगा, जहां पे डालेंगे 10th वहां का भी असर होगा। इस तरीके से आपको उन सब का भी एट्रीब्यूट्स देख लेना है कि हर हाउस का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है। तो अगर मैं फटाफट में बताऊं तो 1st हाउस आप सेल्फ बॉडी है, 2nd हाउस आपका फाइनेंस है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स और आपके भाई बहन है, 4th हाउस आपका घर है, प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी हो गया, माता का सुख हो गया, माता का हेल्थ हो गया। 5th हाउस में आपका एडुकेशन है, कॉलेज है, आपके बच्चे हैं, आपका संचित कर्म है। 6th हाउस में आपका डेली जॉब्स आ गया, आपके जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं वो भी आ जाते हैं, आपका लोन यानी कि जो भी आपने डेट लिया है वो भी आ जाता है। उसके बाद 7th हाउस पार्टनरशिप और मैरिज है। 8th हाउस जो है अकल्ट भी है, हिडन प्रॉपर्टीज भी है, आपके इन लॉज भी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है। 8th हाउस डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। 9th हाउस आपका भाग्य है, आपके पिता है। 10th हाउस आपका जॉब है, आपका जो करियर है उसमें कैसा रहेगा, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो बोलिए वो 10th हाउस है। 11th हाउस आपका जो आप ड्रीम्स देखते हो, जो आप फुलफिल करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है वो वाला हाउस है। 12th हाउस आपका फॉरेन लैंड है, आपका कह सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट आता है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, वो भी है। थोड़ा सेपरेशन का हाउस भी है। इसी हाउस से आप जेल या हॉस्पिटलाइजेशन भी देख सकते हो। तो ये 12th हाउस है। तो मैंने फटाफट में इसलिए बताई हो कि आप इससे फिर चेक कर लेना कि 3-3 एस्पेक्ट्स जहां जा रहे हैं उन घरों को भी ये रूल करेंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं ओवरऑल, फिर से सुन लीजिएगा, मैं फास्ट बता रही हूँ थोड़ा, फिर से सुन लीजिएगा कि तो फिर वहां बैठ के क्या देने वाले हैं वो रिजल्ट। पर क्योंकि उसका मेन एट्रीब्यूट से स्लो करना, चीजों को डिले करना, कर्म के हिसाब से फल देना, तो वहां पे आपको ये चीजें दिखेंगी। तो इस तरीके से हम अपनी जन्म कुंडली के आधार पर चीजों को समझते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे कुछ हो रहा है, सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, कुछ खराबी होगा। इस तरीके से समझना पड़ता है कि आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस हो रहे हैं और उसका क्या एट्रीब्यूट्स है, आप कैसे इंसान है, आपका कर्म कैसा है। वरना देखिए धरती घूमेगी ही, सारे प्लैनेट्स घूमेंगे ही, सूर्य निकलेगा ही, सूर्य अस्त होगा ही, चंद्रमा आएगा, चंद्रमा जाएगा, बारिश आएगी, सूखा भी आएगा, दिन होगा, रात होगा, हवा चल रही है, सब कुछ होता रहेगा। ये तो चलते ही रहना है। तो आपको थोड़ी से डरना है, आपको अपना ही सिर्फ कर्म देखना है। आप सही कर्म करते हो, आप अच्छे इंसान हो, दिल में मैल नहीं है, जो काम दिया गया ढंग से कर रहे हो, सफाई से कर रहे हो, आपका कुंडली भी अच्छी चीजें प्रॉमिस कर रहा है, आपके माता पिता का भी कर्म अच्छा है, आपका भी कर्म अच्छा है। ओवरऑल ये सब मिला करके आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो, लोगों का हेल्प भी करते हो बिना किसी फायदे नुकसान का सोचे हुए, आप एक अच्छे इंसान हो, तो फिर शनि तो डेफिनेटली आपको तंग नहीं करेगा। पर जो आपके ऑलरेडी कर्मास किए हुए हैं, पेंडिंग कर्मास का फल देगा। तो अभी तक अगर मान लीजिए आज से आप अच्छे इंसान बन रहे हो पर आज से पहले नहीं थे, तो वो जो कर्म आपके इस जन्म के और पिछले जन्म के हैं उसका फल देने डेफिनेटली अभी शनि जब मीन में है तो आपको देगा। और जहां पे प्लेस्ड है आपके कुंडली में उस चीजों से जुड़ा हुआ और जहां दृष्टि डाल रहे हैं उन एरिया से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स या एबंडेंस आपको मिल सकता है।
और थोड़ा लेट करती तो उठ ही जाता, सही टाइम पे कट कर दिया, नींबू उठ गया। सबको बोलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चाय पीना तो हो गया फिर अंगद जी का, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम मूड तो ठीक किया जा सकता है। तो मैंने पूछा क्या खाओगे नाश्ते में, कुछ अच्छा खाना है। और कुछ अच्छा पूछने से पहले मुझे पता था कि क्या खाने से अंगद को अच्छा लगेगा, और वो है चिली मिली टोस्ट। चिली मिली टोस्ट विथ चीज चिली मिली टोस्ट, वो अंगद को बहुत पसंद है। तो मैंने पूछा खाओगे, और अंगद का जवाब आया हाँ थोड़ा कम चिली थोड़ा कम चीज खा लूंगा। तो बनाने जा रही हूँ। वैसे कुछ खास इसकी रेसिपी होती नहीं, आपको भी आता ही होगा, पर जो भी है बनाती हूँ और अंगद को खिलाती हूँ। थोड़ा सा मूड जो है वो अच्छा करते, फिर नींव आ जाएगा तो जिद करेगा खाने का, हम लोग ब्रेड नहीं देते, इसलिए फटाफट बनाते हैं। अभी फिलहाल नींबू का ये फेवरेट बुक है, सी हॉर्स है। नींबू 3 बुक लाई थी ना उस दिन, गए थे मॉल हम लोग, एक ये वाला, इसमें देखिए ना व्हील्स लगा हुआ है नीचे, पर सबसे ज्यादा पसंद अगर नींबू को कुछ आया है तो वो ये वाला आया है, अंडर द सी। एक एक करके पूछेगा ये क्या है, ये क्या। नींबू अब नींबू बताएगा। नीमो फिश कहाँ है, नीमो कहाँ है, नीमो कहाँ है बताओ, कहाँ है नींबू। हाँ अच्छा, सी हॉर्स कहाँ है, सी हॉर्स, वेरी गुड। अच्छा नींबू अब बताएगा स्टिंगरे कहाँ है, स्टिंगरे, वेरी गुड। प्याज में इतना झांस था ना, जबकि पानी में भी रखा था, पर ओहो हालत खराब हो गई। जबकि मुझे प्याज का झांस कंपैरेटिवली कम लगता है, अगर मैं अंगद से कंपेयर करूं तो उसका तो हालत खराब हो जाता है, उससे कम मुझे फील होता है, फिर भी वो इतना ज्यादा था। खैर चिकन की रेसिपी बना दी हूँ रात को रोटी पे खाने के लिए, अंगद को पसंद है, तो मैं आज वही कोशिश कर रही हूँ कि जो उसको अच्छा लगे। खाना खा के ना इंसान का मूड थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाता है, तो जब हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रहा है, कभी यहाँ लेट रहा है, कभी वहां लेट रहा है, कभी मोबाइल में बस बैठा हुआ है, तो मैंने कहा चलो अच्छा बनाया जाए, कुछ चिकन वगैरह उसको अच्छा लगता है तो मूड अच्छा हो जाएगा। बाकी टाइम लगेगा, हेल्थ ठीक होने में तो टाइम लगना ही है, पेन जो है वो है ही है, देखते हैं शायद कल तक सुबह तक ठीक हो, पता नहीं। पर अभी चला गया नींव को लेकर के नीचे, जबकि मैंने बोला कि कैसे तुम उसको लेकर के अभी खेलोगे, नीचे में दिक्कत होगी तुमको, तो कह रहे कोई नहीं, क्लब हाउस में लेकर बैठ जाऊंगा, वहीं पे थोड़ा देर बच्चों के साथ खेल लेगा, अपना नींव भी बोर हो जाएगा, तब तक मैं बना लूंगी डिनर, तो काम भी हो जाएगा और नींव भी थोड़ा सा खेल लेगा। पर गोदी में लेके बस घूमे ना, इसलिए मैं बीच में एक बार चेक करने भी जाऊंगी। पता है होता है अंगद के साथ कि उसको उस टाइम पे नींव अगर जिद करेगा तो गोद में लेके वो घूम लेगा और बाद में उसका दर्द बढ़ जाएगा, तो थोड़ा मेरा चिकन चढ़ जाए ना, फिर ढक के एक बार चेक करने जाऊंगी कर क्या रहे दोनों, देखती हूँ। सबसे पहले ना मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, बेसिक मसाले भी हैं, फिर नमक वगैरह डाल के हल्दी डाल के मैरिनेट कर दिया है। अभी फिलहाल जो मेन काम है वो है मुझे प्याज को फ्राई करना है, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। हाय नींबू, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नींबू यहाँ पे खेल रहा है, क्या है हाथ में? पत्ता है, दिखा दिखा कैसा पत्ता है, अरे वाह मस्त है। कहाँ से आया, कौन दिया, कौन दिया? पापा तुम तोड़े
पापा। गोदी में तो अंगद ने नहीं उठाया हुआ है, वहीं पे नीव खेल रहा है। रेडी हो गई अपनी चिकन की रेसिपी, और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, इसलिए जो इसका ग्रेवी एकदम गाढ़ा वाला ग्रेवी है, दाल के साथ अच्छा लगेगा।